सदियों पुरानी बात है कि मशरिक के एक दूर दराज और कदीम कस्बे में बाबा फरीद नाम का एक बूढ़ा शख्स रहता था। बाबा फरीद अपने हुनर का बादशाह था और कालीन बनने का काम करता था। इसके हाथों में ऐसी जादुई तासीर थी कि जब वो धागों को जोड़ता तो देखने वालों को लगता जैसे जमीन पर फूल खिल उठे हों। लेकिन अफसोस, इसके हुनर की कदर करने वाला कोई न था और जमाने की गर्दिश ने इसे गरीब और लाचार बना दिया था। बाबा फरीद के घर में वीरानी का राज था। इसकी बीवी बरसों पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और अब इसकी कल कायनात इसका 7 साला पोता बिलाल था। बिलाल एक मासूम और ज़हीन बच्चा था, मगर गुर्बत ने इसके चेहरे से बचपन की रौनक छीन ली थी। बाबा फरीद की बूढ़ी आंखें अब कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन बिलाल का पेट भरने के लिए वो रात रात भर मध्यम दिए की रोशनी में कालीन बनता रहता। एक दिन बाबा फरीद अपनी खड्डी पर झुका एक निहायत कीमती और नायाब शाही कालीन तैयार कर रहा था। यह कालीन इसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। इसने शहर के सबसे बड़े और जालिम सौदागर सेठ वकार से वादा किया था कि वो यह कालीन 1 महीने के अंदर तैयार कर देगा। इसके बदले में सेठ वकार ने इसे कुछ पैसे उधार दिए थे ताकि वो अपने घर की टूटी हुई छत मुरम्मत करवा सके और बिलाल के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। अभी बाबा फरीद काम में मगन ही था कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई और सेठ वकार अपने मुलाजमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। इसने गरजदार आवाज में बाबा फरीद को धमकी दी कि अगर 7 दिन के अंदर ये शाही कालीन तैयार ना हुआ तो वो इसका झुंपड़ा नीलाम कर देगा और इसे और उसके पोते को अपनी हवेली में गुलाम बना कर रखेगा। बाबा फरीद ने बहुत मिन्नत समाजत की, मगर जालिम सेठ इसे धक्का देकर चला गया। इसी रात कस्बे में खौफनाक तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कच्चे मकानों की छतें टपकने लगे। बाबा फरीद के पुराने झोंपड़े की छत भी जगह जगह से रिसने लगी। बाबा फरीद परेशान हो गया। इसे अपनी फिक्र नहीं थी, इसे फिक्र थी तो इस अधूरे कालीन की जिस पर उसकी और उसके पोते की जिंदगी का दारोमदार था। वो जल्दी से उठा और घर में मौजूद पुराने कपड़े और चीथले इकट्ठे करके कालीन के ऊपर डालने लगा ताकि छत से टपकने वाला पानी उसकी मेहनत को बर्बाद न कर दे। इसी भागदौड़ में इसका पांव फिसला और वो जोर से जमीन पर गिरा, जिससे इसकी कमर में शदीद चोट आई। उधर बिलाल जो कोने में सहमा बैठा था, इसे अचानक तेज बुखार ने आ लिया और वो सर्दी से कांपने लगा। बाबा फरीद की जान निकल गई। एक तरफ उसकी जिंदगी की कमाई खतरे में थी और दूसरी तरफ उसके जिगर का टुकड़ा बीमारी से तड़प रहा था। अगली सुबह तूफान तो थम चुका था, मगर बाबा फरीद की जिंदगी में तूफान अभी बाकी था। बिलाल का बुखार तेज हो चुका था और घर में खाने को कुछ न था। बाबा फरीद ने अपनी जेब टटवली, इसमें सिर्फ चंद सके बच्चे थे जो इसने कालीन के लिए रेशमी धागा खरीदने के लिए रखे थे। अब इसे फैसला करना था कि वो धागा खरीदे या पोते के लिए दवा। इसने एक लम्हे की भी ताखीर किए बगैर बाजार जाकर दवा और खाना खरीदा। जब वो वापस आया तो बिलाल की हालत कुछ संभली, लेकिन अब धागा खत्म हो चुका था और पैसे भी नहीं थे, जबकि मोहलत में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। वो रू रू कर दुआ मांगने लगा कि अचानक बाहर से एक शाही सवारी गुजरी। बादशाह के वजीर की नजर बाबा फरीद के लटके हुए पुराने कालीन के नमूने पर पड़ी। इसने बाबा फरीद के हुनर की तारीफ की और इसे एक सुर्ख रंग की शाही अंगूठी देते हुए कहा कि अगर कभी मदद की जरूरत हो तो महल आ जाना, क्योंकि बादशाह को ऐसे ही हुनरमंद की तलाश है। वजीर तो चला गया, लेकिन बाबा फरीद की मुश्किलात कम ना हुई। शाम होते ही जब वो दोबारा काम करने बैठा तो इसने महसूस किया कि इसकी नजर धुंधला रही है। मुसलसल जागने और रोने की वजह से इसकी बीनाई तेजी से जा रही थी। इसे धागों के रंग आपस में गडमड होते दिखाई देने लगे। वो घबरा कर उठा और आंखों पर पानी के छींटे मारे, मगर सब बेसुध। अभी वो इसी सदमे में था कि सेठ वकार का मुंशी मुस्कुराता हुआ दाखिल हुआ और बोला कि सेठ साहब ने पैगाम भेजा है कि अगर कल तक काम में जरा सी भी कमी हो तो अब घर नीलाम नहीं होगा, बल्कि वो कर्ज के बदले तुम्हारे पोते बिलाल को बेच कर अपनी रकम वसूल करेंगे। ये सुनकर बाबा फरीद के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अब इसे अंधेरा होती आंखों के साथ अपने मासूम पोते को बचाने का नामुमकिन काम सरंजाम देना था। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और बाबा फरीद की आंखों के सामने छाया धुंधलापन अब मुकम्मल तारीकी में बदल चुका था। वो अपनी खड्डी पर बैठा कांपते हाथों से धागों को टटोल रहा था, लेकिन रंगों की तमीज करना नामुमकिन हो चुका था। इसने अंदाजे से एक गिरा लगाने की कोशिश की, मगर गलत धागा खिंच गया और कालीन का एक नाजुक फूल बिगड़ गया। अपनी बेबसी पर बाबा फरीद की चीख निकल गई और वो वहीं सजदे में गिर कर रोने लगा। इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू कालीन के अधूरे नक्श व निगार को भिगो रहे थे।
इसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सुबह होते ही जालिम सेठ आएगा और उसके मासूम पोते बिलाल को घसीट कर ले जाएगा। इसी कश्मकश और खौफ में उसके हाथ से कैंची फिसली और उंगली कट गई। खून का एक कतरा कालीन के सफेद हिस्से पर गिरने ही वाला था कि एक नन्हे हाथ ने इसे रोक लिया। ये बिलाल था जो अपने दादा की सिसकियां सुनकर जाग गया था। बिलाल ने अपने नन्हे हाथों से दादा का खून पोंछा और मासूमियत से पूछा, दादा जान, आप रो क्यों रहे हैं और अपने काम क्यों रोक दिया? बाबा फरीद ने बिलाल को गले लगाया और टूटी हुई आवाज में बताया कि इसकी बीनाई जा चुकी है और अब वो ये कालीन मुकम्मल नहीं कर सकता। ये सुनकर बिलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने अपने दादा का चेहरा हाथों में लेकर कहा, दादा जान, आप फिक्र ना करें, आपके हाथ तो सलामत हैं ना। आपका हुनर तो आपकी उंगलियों में है। मैं आपकी आंखें बंदूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा धागा कहाँ लगाना है। अब बस बनते जाएं। 7 साल के बच्चे की इस हिम्मत ने बाबा फरीद के मुर्दा जिस्म में जान डाल दी। फिर इस झोंपड़े ने एक अजीब और जज्बाती मंजर देखा। एक छोटा बच्चा लालटेन ऊंची करके खड़ा था और एक एक गिरा का रंग बताता जा रहा था और एक नाबीना बूढ़ा अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ते हुए उन धागों को जोड़ रहा था। रात भर वो दोनों जागते रहे। उंगलियां जख्मी हुई, कमर अकड़ गई, मगर वो रुके नहीं। बिलाल की आवाज और बाबा फरीद की उंगलियों की रफ्तार एक हो गई थी। फजर की अजान के साथ ही कालीन की आखिरी गिरा लगी और वो शाही कालीन मुकम्मल हो गया। जब सुबह की पहली किरण इस कालीन पर पड़ी तो वो ऐसे चमक रहा था जैसे सितारों को जमीन पर उतार लिया गया हो। बाबा फरीद और बिलाल ने सुकून का सांस लिया और एक दूसरे को गले लगा लिया। उन्हें यकीन था कि अब वो सेठ के जुल्म से बच जाएंगे। लेकिन अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। सेठ वकार वक्त से पहले ही आ धमका था। वो अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर सीधी इस चमकते हुए कालीन पर पड़ी। एक लम्हे के लिए तो सेठ भी इस शाहकार को देखकर दंग रह गया, क्योंकि ऐसा कालीन उसने पूरी जिंदगी नहीं देखा था। मगर उसकी नीयत में खोट था। वो जानता था कि अगर उसने ये कालीन कबूल कर लिया तो इसे बाबा फरीद का कर्ज मुआफ करना पड़ेगा और वो बिलाल को गुलाम नहीं बना सकेगा। इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। इसने आगे बढ़कर कालीन को हिकारत से ठोकर मारी और चीखा, ये क्या कचरा बनाया है? मैंने तुम्हें खास डिजाइन दिया था और तुमने रंगों की तरतीब ही गलत कर दी। ये कालीन मेरे किसी काम का नहीं। बाबा फरीद ने तड़प कर कहा, नहीं सेठ साहब, ये झूठ है। मैंने और मेरे पोते ने खून पसीना एक करके इसे बनाया है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन सेठ ने इसकी एक न सुनी। इसने अपने मुलाजिमों को इशारा किया और कहा, मुआहदे के मुताबिक तुम वक्त पर और सही माल देने में नाकाम रहे हो, लिहाजा अब ये घर भी मेरा है और ये लड़का भी। पकड़ लो इस लड़के को। मुलाजिमों ने बिलाल को दबोच लिया। बिलाल दादा जान पुकारता रहा, मगर अंधे बाबा फरीद की टकरें और मिन्नतें किसी काम न आए। जालिम सेठ ने बिलाल को घसीट कर घोड़े पर डाला और धूल उड़ाता हुआ वहां से चला गया। बाबा फरीद खाली घर में अकेला रह गया। वो जमीन पर पोड़ा धाड़े मार कर रो रहा था। इसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो उठने की कोशिश कर रहा था मगर गिर जाता था। तभी इसका हाथ अपनी जेब से टकराया। इसे अपनी जेब में एक सख्त चीज महसूस हुई। इसने कांपते हाथों से इसे निकाला। ये वही सुर्ख शाही अंगूठी थी जो वजीर इसे देकर गया था। बाबा फरीद ने अंगूठी को मुट्ठी में भींच लिया और एक नए अज़्म के साथ खड़ा हुआ। इसने अपने आंसू पोंछे और चीख कर कहा, वकार सेठ, तूने एक हुनरमंद का दिल तोड़ा है। अब मैं तुझे बादशाह के इंसाफ के कटहरे में लाऊंगा। नाबीना और लाचार बाबा फरीद हाथों में सिर्फ एक लाठी और मुट्ठी में शाही अंगूठी लिए महल की जानिब खतरनाक सफर पर रवाना हो गया है। बाबा फरीद नाबीना आंखों और जख्मी पैरों के साथ महल की तरफ रवान दवान था। रास्ते में पत्थरों की ठोकरें इसे गिराती रहे। लोग इसे पागल समझकर इस पर हंसते रहे, मगर उसके कानों में सिर्फ अपने पोते बिलाल की चीखें गूंज रही थी। गिरते पड़ते जब वो शाही महल के बड़े दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने इसे रोक लिया। एक सिपाही ने हिकारत से कहा, ए फकीर, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ तेरे जैसे भिखारियों की कोई जगह नहीं, चला जा यहाँ से। बाबा फरीद ने कांपते हाथों से अपनी मुट्ठी खोली और वो उस सुर्ख शाही अंगूठी उस सिपाही के सामने कर दी। अंगूठी देखते ही सिपाहियों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो फौरन समझ गए कि ये वजीर खास की निशानी है। उन्होंने फौरन सर झुका लिए और इंतहाई एहतराम के साथ बाबा फरीद को दरबार के अंदर ले गए। अंदर दरबार का मंजर अजीब था।
इत्तेफाक से इसी वक्त सेठ वकार बादशाह के कदमों में वही ऊशाही कालीन बिछाए खड़ा था और बड़ी चर्ब ज़बानी से झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था, हुजूर वाला, ये कालीन मैंने खास फारिस के कारीगरों से आपके लिए बनवाया है। ये मेरे कारीगरों की महीनों की मेहनत है। बादशाह और दरबारी इस कालीन की चमक और खूबसूरती देखकर दंग थे और सेठ वकार की तारीफ कर रहे थे। सेठ वकार खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि इसे लगा अब बादशाह खुश होकर इसे बड़ा इनाम देंगे। एंड इसी वक्त दरबार में एक गूंजदार आवाज गूंजी, ये झूठ है बादशाह सलामत, ये झूठ है। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी जहां एक बूढ़ा नाबीना शख्स लाठी के सहारे खड़ा था। सेठ वकार ने बाबा फरीद को देखा तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई, मगर इसने फौरन संभलते हुए कहा, हुजूर, ये पागल बूढ़ा मेरे गांव का भिखारी है, ये जलता है मेरी कामयाबी से, इसे बाहर निकलवाएं। लेकिन वजीर खास ने बाबा फरीद को पहचान लिया और बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने हाथ के इशारे से खामोशी का हुक्म दिया और बाबा फरीद को आगे आने को कहा। बाबा फरीद ने रोते हुए बादशाह को सारी हकीकत बता दी कि कैसे सेठ ने इसका कर्ज मुआफ करने के बजाय इसका शाहकार छीन लिया और उसके मासूम पोते को अगवा कर लिया। सेठ वकार ने चीख कर कहा, बादशाह सलामत, ये शख्स अंधा है। भला एक अंधा इंसान इतना बारीक और नफीस कालीन कैसे बन सकता है? ये सरी झूठ बोल रहा है। बादशाह सोच में पड़ गया, बात तो मंतिकी थी। एक नाबीना शख्स ऐसा शाहकार कैसे बना सकता है? बादशाह ने बाबा फरीद से पूछा, बुजुर्ग, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह कालीन तुमने बनाया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बाबा फरीद ने अपनी बेनूर आंखें ऊपर उठाईं और कहा, हुजूर, सबूत इस कालीन के अंदर है। जिस रात यह कालीन मुकम्मल हुआ मेरी उंगली कट गई थी। अगर आप इस कालीन के दरमियान बने सुर्ख गुलाब के फूल को गौर से देखें और उसके रेशम को जरा सा हटाएं तो वहां आपको मेरे खून का एक खुश्क कतरा मिलेगा जो धागे के साथ बंध दिया गया था। ये वो निशानी है जो सिर्फ बनाने वाला जान सकता है। बादशाह ने फौरन वजीर को हुक्म दिया। वजीर ने कालीन के दरमियान बने सुर्ख गुलाब को देखा और जैसे ही रेशम के धागों को जरा सा हटाया, वहां वाकई खून का एक जमा हुआ निशान मौजूद था। ये देखते ही सेठ वकार का रंग सफेद पड़ गया। बादशाह का गुस्सा देखने के लायक था। इसने गरजदार आवाज में हुक्म दिया, इस मक्कार सेठ को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाए। सिपाहियों ने इसी वक्त सेठ वकार को जंजीरों में जकड़ लिया। कुछ ही देर बाद शाही सिपाही सेठ की हवेली से नन्हे बिलाल को बाजियाब करवाकर दरबार में ले आए। बिलाल को देखते ही बाबा फरीद, जो अब तक मजबूत खड़ा था, टूटकर बखर गया और अपने पोते को सीने से लगा लिया। दादा और पोते का ये मिलाप देखकर पूरे दरबार की आंखें नम हो गईं। बादशाह ने बाबा फरीद को गिले लगाया और कहा, बाबा, तुम्हारा हुनर बेमिसाल है और तुम्हारा सब्र लाजवाब। बादशाह ने शाही तबीबों को हुक्म दिया कि बाबा फरीद की आंखों का इलाज किया जाए और इसे शाही खजाने से इतना इनाम दिया कि इसकी 7 नस्लें भी बैठ कर खाए। ये उम्मीद का आखिरी चिराग जो तूफानों में भी बुझ ना सका था, आखिरकार जीत गया। सेठ वकार को अपने तकब्बुर और जुल्म की सजा मिली और बाबा फरीद और बिलाल की बाकी जिंदगी इज्जत और सुकून से गुजरी। सच है कि जुल्म की रात कितनी ही तवील और तारीक क्यों ना हो, हक का सवेरा जरूर तुलू होता है।